जोहार दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार आपका अपना YouTube चैनल स्टडी पॉइंट हजारीबाग में पुनः स्वागत करता हूं। आज का सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं अव्यय। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने कवर किया सर्वनाम और उससे पहले संज्ञा और उससे भी पहले हम लोगों ने कवर किया वर्णमाला। आज का सेशन शुरू करने से पहले जो इस वीडियो पे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अव्यय। अव्यय का सबसे पहले अर्थ जानते हैं दोस्तों। अर्थ तो इसका अर्थ होता है बिना खर्च किया हुआ, बिना व्यय के, व्यय। और व्यय का अर्थ होता है खर्च, खर्च, खर्च। क्या? खर्च। जिसमें कोई खर्च ना किया हो उसे क्या कहें? अव्यय। जैसे इसकी परिभाषा से और समझते हैं हम लोग दोस्तों। परिभाषा, परिभाषा वह शब्द जो लिंग, वचन, काल के साथ अपरिवर्तित रहे, परिवर्तित रहे उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें समझने की बात यह है दोस्तों, जैसे मैं बोलूं कि दादाजी धीरे धीरे आ रहे हैं। दादाजी, उदाहरण, इसका उदाहरण है दोस्त, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। तो इसमें दोस्त हो सकता है दादी जी धीरे धीरे चलती हैं यानी लिंक बदल सकता है, लेकिन ये जो धीरे धीरे है ये काल और समय या वचन या लिंग के आधार पे बिना बदले हुए रह सकता है, अपरिवर्तित रहेगा। उसे क्या कहेंगे? अव्यय। क्या कहेंगे? अव्यय। क्या कहेंगे? अव्यय। अब हम लोग समझते हैं अव्यय के प्रकार। अव्यय के प्रकार, अव्यय के मुख्य 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। अव्यय के मुख्य कितने? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। अब वह 4 कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखते हैं। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे नंबर पे आता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरे नंबर पे आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथे नंबर एवं अंतिम है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय मैंने कहा जो लिंग, काल, समय, वचन के अनुसार अपरिवर्तित रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहेंगे? तो
अव्यय कहेंगे। और अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं दोस्त। मुख्य कितने प्रकार? 4 प्रकार। लेकिन इसमें एक गौण प्रकार भी होता है दोस्तों, एक गौण भेद, गौण भेद, गौण भेद होता है दोस्त। अव्यय के मुख्य 4 प्रकार होते हैं और एक गौण भेद होते हैं। गौण भेद 4 प्रकार कौन कौन से हैं मैंने देखा? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है दोस्तों, इसे समझते हैं, फिर समझेंगे संबंध बोधक अव्यय, उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय, अंतिम में विस्मयादि बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय में आता है रिश्ता, रिश्ता, और समुच्चय बोधक अव्यय में जिस वाक्य को जोड़ने का कार्य किया जाए या उसे तोड़ने का कार्य किया जाए, जोड़ने या तोड़ने। और अंतिम विस्मयादि बोधक अव्यय, इसमें हर्ष, उल्लास, खुशी, घृणा, प्रेम, दुख, सुख सारे किसमें आएंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। और पहले क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो किसमें? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है जो क्रिया की विशेषता बताए। यहां से हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि जो एक बात हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण, विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताए, किसकी विशेषता? विशेषण की, विशेषण की। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण, विशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताए, किसकी? क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताए उसे बोलेंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। हम लोगों ने देखा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है, जो विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण कहलाता है, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो इसमें मैंने कहा, सबसे पहले ही बता दिया था कि जो क्रिया का विशेषता बताए। क्रिया क्या होता है दोस्तों? तो क्रिया होता है हंसना, हंसना, दौड़ना, रोना, सोना, पढ़ना, खाना, जाना, आना, सब क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। जैसे क्रिया विशेषण में आता है कि मोहन जोर जोर से हंसता है, मोहन जोर जोर से हंसता है। क्या कहा क्रिया विशेषण में? उदाहरण, उदाहरण, मोहन जोर जोर से, जोर जोर से, मोहन जोर जोर से हंसता है, हंसता है, हंसता है। तो इसमें कौन हंस रहा है? मोहन हंस रहा है। कैसे हंस रहा है? जोर जोर से हंस रहा है, जोर जोर से। इस वाक्य में क्रिया क्या है? हंसना। क्या है? हंसना। ये क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। लेकिन हंसता कैसे है? जोर जोर से। हंसता कैसे है? जोर जोर से। ये जोर जोर क्या है? विशेषता, विशेषता, विशेषता। तो कैसे हंसता है मोहन? जोर जोर से हंसता है, यानी कि क्रिया की विशेषता बतला रहा है ये वाक्य, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण समझते हैं। अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। इसमें हम बोल सकते हैं शिवम, शिवम बहुत तेज, बहुत तेज बाइक चलाता है, यानी कि मोटरसाइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल, साइकिल चलाता है, चलाता है। इसमें क्रिया क्या है दोस्त? क्रिया क्या है भाइयों? क्रिया क्या है साथियों? आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, क्रिया क्या है?
चलाना। क्रिया क्या है? चलाना। चलाना क्या है? क्रिया। चलाना क्या है? क्रिया। कैसे चलाता है? कैसे चलाता है? तेज चलाता है, बहुत तेज चलाता है, ये बहुत तेज। ये क्या है? विशेषता। 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 विशेषता क्या है? बहुत तेज चलाता है। क्या बहुत तेज चलाता है? मोटरसाइकिल। कौन चलाता है? शिवम। शिवम मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता है। यानी कि इसमें क्रिया क्या है? चलाना। और कैसे चलाता है? बहुत तेज। मैंने क्या बोला कि जिसमें जो वाक्य क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, बहुत तेज। बहुत तेज क्या? बहुत तेज। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं दोस्तों, जिससे हम लोग को बहुत ही सरलता से समझ में आए, बहुत ही बेसिक बात समझ में आए, बहुत ही आसानी से समझ पाए हम लोग। तो अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं। सीता सीता अच्छा गाती है। गाती है। अब आप लोग हमें बताएं कि इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? तो क्रिया क्या है भाइयों? गाना। क्रिया क्या है? गाना। गाना। गाती। गाती मतलब गाना। ये क्या है? क्रिया। क्रिया। ये क्या है? क्रिया। लेकिन क्रिया ये जो हो रहा है, कैसा? कैसा? इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है अच्छा। कैसा गाती है? अच्छा गाती है। कैसा गाती है? अच्छा गाती है। ये क्या है? विशेषता। विशेषता कि सीता जो है वो गाती है, गाना गाती है या कुछ गाती है, तो वो कैसा गाती है? तो अच्छा गाती है। अच्छा गाती है। कैसा गाती है? अच्छा गाती है। तो ये है विशेषता। और किसकी विशेषता बता रहा है ये वाक्य? क्रिया की विशेषता। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया विशेषण के अंतर्गत। अब आगे हम लोग समझते हैं दूसरा भेद, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में हम लोगों को वाक्य जो है संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अंतिम में पता चलता है। नहीं समझ में आया परिभाषा? जैसे साधारण भाषा में हम लोग समझते हैं कि संबंध का मतलब क्या होता है। पिछले सेशन में मैंने बताया था, संबंध का अर्थ होता है रिश्ता। क्या होता है? रिश्ता। संबंध, जिसमें संबंध का, जिस वाक्य में संबंध का बोध हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? संबंध बोधक अव्यय। जैसे मैं बोलूंगा कोर्रा हजारीबाग में है। हजारीबाग में है। में है। कोर्रा। कोर्रा ये क्या है? प्लेस है। प्लेस है। क्या है? प्लेस। प्लेस जिसे हम बोलते हैं स्थान। स्थान। स्थान कहां है कोर्रा? हजारीबाग में। रिश्ता बता रहा है ना, रिश्ता बता रहा है ना। हजारीबाग में क्या है? कोर्रा। संबंध बता रहा है, रिश्ता बता रहा है। हजारीबाग कहां? हजारीबाग में क्या है? कोर्रा है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण हुआ। संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण हुआ। अगला समझते हैं, एक और उदाहरण समझते हैं। उदाहरण नंबर 2। दूसरा उदाहरण समझते हैं। चौपारण प्रखंड। चौपारण प्रखंड में सुज्जी नामक गांव है। गांव है। इस वाक्य में क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? कि सुज्जी, सुज्जी, सुज्जी ये जो स्थान है, ये जो स्थान है, स्थान ये कहां है? कहां है? चौपारण प्रखंड में। कहां है? चौपारण प्रखंड में। कौन से प्रखंड में है सुज्जी? चौपारण प्रखंड में। ये रिश्ता बतला रहा है, रिश्ता बतला रहा है। जैसे मैं बोलूं कि दिल्ली में लाल किला है। दिल्ली में लाल किला है। लाल किला कहां है? दिल्ली में। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी किसका प्रधानमंत्री है? किस देश का प्रधानमंत्री है? भारत देश का प्रधानमंत्री है। कौन? मोदी। कौन?
मोदी। तो ये संबंध बतलाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आएंगे? संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत। एक और भाषा समझते हैं, एक और साधारण अपनी भाषा में। जैसे मैं बोलूं कि अंशुआ हमर दोस्त है, अंशुआ हमर दोस्त है। भाषा में एक और उदाहरण हम लोग समझते हैं। जैसे मैं बोलूं कि छोटुआ हमर भाई है, छोटुआ हमारा भाई है। क्या समझ में आ रहा है? रिश्ता। क्या समझ में आ रहा है? रिश्ता। कि छोटुआ कौन है? मेरा भाई है, मेरा भाई है। संबंध बता रहा है किसके अंतर्गत? संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत। अब अगले का प्रकार पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में मैंने बतलाया जिससे कोई कार्य जुड़ने या टूटने का बोध हो। जैसे कोई कार्य होना या ना होना, रुक जाना। साधारण भाषा में, दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि कोई कार्य जुड़ना या कोई टूटना, वो किस में आएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे उदाहरण से बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। उदाहरण, तुम पढ़ो या सो जाओ, सो जाओ। क्या दिख रहा है दोस्तों? तुम पढ़ो या सो जाओ। इसमें शब्द जो है, वाक्य जो है, ये टूटने का बोध हो रहा है। क्या? तुम पढ़ो या सो जाओ, तुम पढ़ो या सो जाओ। दूसरा, कुछ काम करके आना, आना, कुछ काम करके आना। तो इसमें जुड़ाव हो रहा है कि कुछ काम कर लेना और फिर आ जाना, कुछ काम कर लेना और फिर आ जाना, कुछ काम करके आना। इसे अगर तोड़ेंगे, इस वाक्य को तोड़ेंगे तो कुछ काम करियो ओकर बाद ऐ भी चाहे ना ऐ भी तोर इच्छा, तोर मर्जी, तोहार मर्जी। तो ये किस में आ गया? तुड़ाव या जुड़ाव। किस में? समुच्चय बोधक अव्यय में। समुच्चय बोधक अव्यय में। किसके अंतर्गत? समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत। जिसमें कोई वाक्य जुड़ने या टूटने का बोध हो, वो समुच्चय बोधक अव्यय। अब अगला आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में वो सारे शब्द आ जाते हैं जैसे खुशी का माहौल का हो, दुख का हो, घृणा का हो, ईर्ष्या का हो, प्रेम का हो, सारे किस में आएंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण जैसे हर्ष का, हर्ष की बात करें या घृणा की बात करें। जैसे हम लोग रास्ते में चलते हैं, रास्ता में कुछ कीचड़ या वगैरह, तो हम लोग देखते हैं, और हम लोग तो दूर, लड़कियां लोग, अक्सर लड़कियां लोग की आदत है छी। क्या? छी, 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 घृणा, छी। शोक की बात जब आती है, दुख का ओह, ओह। क्या? ओह। आश्चर्य की बात आता है अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो किसमें? विस्मयादि बोधक अव्यय में। और इसे पहचानने का, पहचानने का सबसे आसान है कि वाक्य के अंत में ये चिन्ह नजर आता है। ये क्या है? चिन्ह, चिन्ह। ये चिन्ह नजर आएगा विस्मयादि बोधक अव्यय का। जैसे ओहो, ये बात है, ओहो, ये बात है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? इसके उदाहरण में कैसे लिखेंगे हम लोग दोस्तों? विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा बात है, ऐसा बात है। अच्छा, ऐसा बात है। अब क्या बात है दोस्त? वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा बात जो वो ना जाने, अचानक जाने। अच्छा, ये बात है से बार हमरा बता के ना गए हेलो। तो ये किसमें? विस्मयादि बोधक अव्यय में आता है। इस प्रकार हम लोगों ने चारों भेद समझ लिया। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में हमने बताया कि क्रिया की विशेषता बताता है। इसमें संबंध बतलाता है। समुच्चय बोधक में वाक्य जुटने या टूटने का बोध होता है। विस्मयादि बोधक में हर्ष, उल्लास, दुख, घृणा, प्रेम सब किसमें? विस्मयादि बोधक अव्यय में आता है।
अब इससे आगे हम लोग समझते हैं इससे आगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय का भी 4 भेद होता है दोस्तों, 4 भेद। एक जो होता है वह होता है स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे नंबर पे आता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरे नंबर पे आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और अंतिम जो चौथे नंबर पे आता है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मैंने क्या बताया कि अव्यय के कितने भेद? 4 भेद। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। उसके बाद फिर से मैंने बतलाया कि क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद। और ये बिल्कुल VVI है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। एग्जामिनर, परीक्षक यहीं से क्वेश्चन उठा के हमारे एग्जाम पेपर में पूछता है दोस्तों, पूछ लेता है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा उदाहरण है, काल का कौन सा है, रीति का कौन सा है, परिमाण का कौन सा है। तो इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थान से समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि जगह, प्लेस। क्या? प्लेस। स्थान मतलब प्लेस। तो जिसमें स्थान का बोध हो, स्थान की बात किया जाए, जगह की बात की जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसको किस में रखेंगे? तो स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय में। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा। कहां जाऊंगा? दिल्ली। स्थान पता चल रहा है ना, कहां जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? कौन से भेद? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पिताजी गांव में रहते हैं। कहां रहते हैं पिताजी? गांव में। गांव प्लेस बता रहा हूं, गांव में रहते हैं। तो किसके अंतर्गत? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। जैसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे मेरा एक मित्र विदेश में रहता है। कहां रहता है? विदेश में रहता है। तो स्थान क्या बतला रहा हूं? विदेश में। मैं बोलूं कि मेरा पुस्तक जो है अलमारी के इतने नंबर ड्रॉवर में रखा है। प्लेस बता रहा हूं, कहां? अलमारी के अंदर। स्थान बता रहा हूं, अलमारी के अंदर रखा है। किसके अंतर्गत आएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। उदाहरण लिख देता हूं। उदाहरण, मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा। स्थान, ये है स्थान। इस वाक्य में स्थान का बोध हो रहा है, दिल्ली। तो किसके अंतर्गत आएगा? स्थान बोधक अव्यय के अंतर्गत। मैंने क्या बताया कि जिस वाक्य से स्थान का पता चले वो इसके अंतर्गत आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। अब अगला आता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। काल का मतलब क्या होता है दोस्तों? समय। क्या? समय। जैसे अगला एग्जांपल उदाहरण इसका समझते हैं कि राजू भैया परसों परीक्षा लिखने जाएंगे। क्या? राजू भैया परसों परीक्षा लिखने जाएंगे। उदाहरण क्या है इसका दोस्त? उदाहरण, राजू भैया कल या परसों परीक्षा देने जाएंगे।
राजू भैया कहाँ जाएंगे? परीक्षा देने। कब जाएंगे? कल। कब जाएंगे? कल या परसों। ये समय 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 क्या पता चल रहा है? समय समय पता चल रहा है। इस वाक्य से समय का बोध हो रहा है कि राजू भैया परसों परीक्षा देने जाएंगे। यह क्लास 2 बजे समाप्त होगा। तो समय बता रहा है ना, कितना बजे? 2 बजे। कितना बजे? 2 बजे। तो जिसमें समय का बोध हो वह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। तीसरे नंबर पे है हमारा रीति। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीति का मतलब होता है दोस्तों ढंग, ढंग, तरीका, तरीका, जिस तरह से किया जाए। जैसे जैसे ढंग क्या होता है? ढंग क्या होता है? ढंग क्या होता है? तरीका क्या होता है? बताइए एक एग्जांपल आप लोग, फिर मैं बताता हूं। तरीका क्या होता है? ढंग। जैसे मोहन गाड़ी अच्छे से चला लेता है। कैसे चला लेता है? अच्छे से चला लेता है। ढंग क्या है? अच्छा से चलाना, मतलब सही प्रकार से चला लेता है। वो किसके अंतर्गत आएगा? तो ढंग, रीति, रीति के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? रीति, रीति के अंतर्गत आएगा। अच्छे से चला लेता है। जैसे मैं बोलूं गुड़िया बर्तन अच्छा से साफ करती है। गुड़िया बर्तन अच्छा से साफ करती है। रीति क्या है? ढंग क्या है उसका? अच्छा से साफ करती है। अच्छा से क्या साफ करती है? बर्तन साफ करती है। कौन? गुड़िया अच्छा से बर्तन साफ करती है। जैसे मैं क्या बोलूंगा भाई कि दीपकवा बिहनिया कबाड़ो है बढ़िया से। कैसे कबाड़ो है? बढ़िया से कबाड़ो है। रीति है, उसका ढंग है कैसा? बढ़िया, अच्छा। तो किसके अंतर्गत आएगा? रीतिवाचक, रीतिवाचक ढंग। चौथा है और अंतिम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसके अंतर्गत क्या आएगा? दीपक अच्छा से काम करता है। अच्छा से काम करता है। दीपक जो है वो काम कैसे करता है? अच्छा। तरीका क्या है? अच्छा से काम करता है। चौथा परिमाण। परिमाण में आता है दोस्त इसका नाप तोल, नाप तोल, नाप तोल, नाप तोल, कम बेसी, ज्यादा कम, ये सारे किसमें? परिमाण में आता है। परिमाण में आता है। जैसे 2 किलो चावल दो, 2 किलो चावल दो। कितना? 2 किलो। परिमाण है, परिमाण है, नाप तोल वाला। उदाहरण लिख दूं, उदाहरण लिख दूं, उदाहरण उदाहरण 1 केजी चीनी दो। 1 केजी चीनी दो। 1 केजी चीनी दो। कितना? 1 केजी। कितना? 1 केजी। चीनी कितना दो? 1 केजी दो। जैसे मेरे पास बहुत कम पैसा है। मेरे पास बहुत कम धन है। मेरे पास धन बहुत कम है। मेरे पास धन की बहुत कमी है। तो किसमें आएगा? किसमें आएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग, एक बार पुनः देखते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में स्थान का पता चलता है, स्थान का बोध। कालवाचक में समय का बोध, रीतिवाचक में ढंग का बोध और परिमाण में नाप तोल, कम बेसी, ज्यादा कम, ये सारे किस में? परिमाणवाचक। आज हम लोग अव्यय का जो टॉपिक था उसके प्रकार को समझा, फिर उस टॉपिक में उस प्रकार के प्रकार को समझा। जैसे मैंने कहा अव्यय के कितने भेद? 4 भेद और एक गौण भेद। एक गौण भेद, इसको याद रखना है। अव्यय के 4 भेद कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। इस प्रकार हम लोग ने अव्यय का टॉपिक बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे प्रकार से समाप्त कर चुके हैं। अब मिलेंगे कल अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।